हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 जिसका एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें इसके पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर इसके 100 क्वेश्चंस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले हम यूथ कंपटीशन के भी 10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार उन्हें ज़रूर देख सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने वो देख लिया है तो इसके बाद ये 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इसमें स्कोर देखना अपना कि कितना है, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चलती हुई मोटर कार के चलती हुई जो मोटर कार है उसके अचानक रुक जाने पर उसके बैठे जो यात्री हैं वो आगे की साइड झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि यात्रियों को जल्दी पहुंचने की उत्सुकता होती है, तो ये तो कोई इसका रीज़न बैठता नहीं है। यात्रियों को झुकना अच्छा लगता है, ये भी इनवैलिड है। जड़त्व के कारण यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, या फिर अचानक ब्रेक लग जाने पर यात्रियों पर दबाव पड़ता है। तो इसमें ये खुद ही ऐसा ब्लैक हो रहा था, इस वजह से आंसर पता भी चल रहा है और में नहीं है। मोटर कार के अचानक रुक जाने पर जो बैठे यात्री हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि मोटर कार के अचानक रुक जाने पर बैठे यात्री कैसे हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं या पीछे की ओर हो जाते हैं या वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये याद रखना है कि अचानक रुक जाने पर जो बैठे यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। और किस वजह से झुकते हैं? जड़त्व के कारण वो आगे की ओर झुक जाते हैं, इनर्शिया के कारण। जड़त्व को क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया। नेक्स्ट है, जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता मतलब जो सुनने वाला है और ध्वनि सोर्स मतलब जो साउंड का सोर्स है, उनके बीच में रिलेटिव स्पीड होती है। तो श्रोता जो सुनने वाला है उसको ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की, वो बदली हुई प्रतीत होती है और इसी को हम डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में से ही 2 क्वेश्चन बच गए। एक तो हमसे पूछ सकते थे कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है और श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है तो उस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका यूज जो है वो किस में किया जाता है? तो वायु के उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने पर, जो वायु में उड़ता हुआ एरोप्लेन वगैरह होता है उसकी वेलोसिटी पता लगाने में, ये भी ठीक है। जल में भीतर जो पनडुब्बी है उस पनडुब्बी जहाज़ों का वेग का पता लगाने में, ये भी ठीक है। तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाने में, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी की। डॉपलर इफेक्ट के क्या क्या यूज हो गए, इसमें ये आ गया। नेक्स्ट है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की जो हल्की छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं। वो क्यों उड़ जाती हैं ये बताना है। छतें मजबूती से नहीं बंधी होती, तो ये तो इनवैलिड सही रीज़न लगी दिख रहा है। छतों का आकार जटिल होता है, नहीं। फूस की छतें तेज वायु में स्वतः ही उड़ जाती हैं, ये भी नहीं। नेक्स्ट है कि इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु फूस की सतह पर दाब उत्पन्न करती है। तो छत के ऊपर उच्च वेग से मतलब बहुत तेज वेलोसिटी से जो वायु बह रही है, जो फूस की सतह है वो उसके ऊपर प्रेशर डालती है, तो फूस के नीचे दाब सामान्य बना रहता है। तो यही होगा हमारा इसका रीजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का अर्थ क्या है, ये बताना है कि इसमें विज्ञान सीखने का अर्थ क्या होगा। वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग के समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना, बिल्कुल ठीक है कि जो भी साइंटिफिक लॉजिक है उन्हें समझने में अपनी बुद्धि में इंक्रीजमेंट करना और उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करना, उनकी समस्याओं को हल करना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है हमारा। केवल समस्याओं को हल करना, तो इसमें समस्या और इसमें जबकि वैज्ञानिक अवधारणा दोनों आ गई हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक समस्याओं के हल तथा विधियों को याद करना या बहुत अधिक नए सूत्रों और परिभाषाओं को याद करना। तो जिनमें से बिल्कुल ठीक है वो होगा ऑप्शन ए कि वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी समझना, उनकी समझ में वृद्धि करना और उनके अनुप्रयोग में समस्याओं के तर्कसंगत रूप से हल करना। नेक्स्ट है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाते समय चंद्रकला मैम द्वारा विद्यार्थियों का गति संबंधी उदाहरण देती है। तो जो उनकी मैम है चंद्रकला मैम, वो विद्यार्थियों को मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देती हैं। तो उनके द्वारा जो दिया गया एग्जाम्पल है बताना है कौन सा गलत है, कि कौन सा मोशन से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है।
तो बल्ले से मारी गई क्रिकेट गेंद की गति, तो ये भी ठीक है क्योंकि पहले गेंद जो थी वो रेस्ट में थी, जब बल्ले से मारा तो वो मोशन में आ गई। सड़क पर चलती हुई कार में बैठे लड़के की गति, ये भी ठीक है। प्रधानाचार्य द्वारा विद्युत घंटी चपरासी को बुलाना, या फिर घड़ी की सुई की चलने की गति। तो इसमें हमारे ये भी ठीक है, ए भी ठीक है, हमारा बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी हमें दिया है कि घड़ी की सुई की चलने की गति। तो घड़ी तो हमेशा चलती ही रहती है, तो वो तो कभी स्टॉप होती ही नहीं है। जबकि गति में क्या होता है हमारा कि पहले कोई चीज़ रेस्ट में होगी और तब उस पर फोर्स लगाकर तो वो मोशन में आ जाती है। तो यहाँ पर क्रिकेट में बल्ले से मारी गई है। फिर सड़क पर चलती कार में बैठे लड़के की गति, उसमें कार तो चल ही रही है, उसकी गति है। प्रधानाचार्य द्वारा विद्युत घंटी चपरासी को बुलाना, विद्युत घंटी को बजा कर ही आएगा। तो पहले तो घंटी रेस्ट में ही थी, उन्होंने बजाया तो वो मोशन में आ गई। तो आंसर हो जाएगा इसमें जो उदाहरण गलत है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जब रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, जब फ्रीज का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो दूध को फटने से बचाने के लिए 2-3 बार उबाला जाता था। तो ये किस कारण से उबाला जाता था? क्योंकि जब पहले फ्रीज नहीं थी तो उसे फटने से बचाने के लिए, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन को विकृत होने से रोकने के लिए, दूध का पाश्चुरीकरण रोकने के लिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु को मारने के लिए, दूध से मलाई ज़्यादा निकालने के लिए। तो दूध में जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु को मारने के लिए 2-3 बार उबाला जाता था ताकि वो फटे ना, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की वजह से दूध फट जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उत्पन्न होता है जब स्रोत और श्रोता है। तो अभी डॉपलर प्रभाव का आया था कि उनमें स्रोत और श्रोता के बीच में कैसी होती है? आपेक्षिक गति होती है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो किससे रिलेटेड है? आवेग संरक्षण मतलब इम्पल्स से रिलेटेड है, संवेग संरक्षण मतलब मोमेंटम से, या ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी से। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण। बल की प्रबलता प्राय, जो बल की प्रबलता होती है प्राय किसके द्वारा नापी जाती है? तो जो बल की प्रबलता है वो उसके परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड से नापी जाती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे कि अगर 10 न्यूटन है तो उसका 10 न्यूटन पता चल गया कि उसका परिमाण 10 न्यूटन है या 15 न्यूटन है, तो वो जितना ज़्यादा न्यूटन होगा और जितना ज़्यादा उसका परिमाण होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रबल होगा। तो बल की जो प्रबलता है वो उसके परिमाण से मापी जाती है। नेक्स्ट है कि सूर्य से 2 ग्रहों की औसत दूरियां 10⁻11 और 10⁻10 मीटर हमें दे रखी है। तो उनके आवर्तकाल क्या होता है? टाइम और पीरियड। तो इसका हमें अनुपात निकालना है, क्या होगा? तो इसमें T1 और T2 में क्या रिलेशन होता है? T1/T2 इक्वल्स टू होता है R1/R2 की पावर 3/2। तो R1 R2 हमें दे रखी है, इनकी पावर 3/2 निकालनी है। तो 10⁻11/10⁻10 की पावर 3/2 हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब इसमें से 1 माइनस करेंगे, 10⁻11 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10⁻1 × 3/2। अब ऊपर तो हमारा क्या बचा? 10⁻3/2। तो 10⁻3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10√10, और नीचे क्या बचेगा हमारा 1। तो 3 तो हमारा कहीं आ ही नहीं रहा, ना ऊपर हमारा 1 आ रहा, ना ऊपर हमारा खाली 10 आ रहा। क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 10√10:1। तो बस ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, तो इससे ये निकल जाएगा। तैराक का नियम न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तैराक जो स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग में क्या करते हैं? जितना हम आगे बल लगाते हैं उस पर पानी की साइड, पानी भी उतना ही पीछे की साइड बल लगाती है। तो जब हमारा सेम फोर्स लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो हमारा कौन सा गति का नियम होता है? न्यूटन की गति का नाम थर्ड लॉ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ए दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक सीधी रेखा में विराम अवस्था, जब भी रेस्ट से चलना शुरू करता है तो यू की वैल्यू जो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है और 4 सेकंड पश्चात। तो टी हमें दे रखा है 4 सेकंड, तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा? सिंपली हम गति की फर्स्ट समीकरण लगाएंगे v = u + at। v हमें निकालना है, u 0 है तो a कितना हो गया 4 और t भी 4, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा 16। तो 16 मीटर पर सेकंड ऑप्शन सी। किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, तो किरचॉफ का नियम किसमें लागू होता है ये हमें बताना है। केवल एसी में, केवल डीसी में,
एसी और डीसी दोनों में या एक छोटे परिपथ में। जो किरचॉफ का नियम होता है, एसी होती है अल्टरनेट करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी होती है डायरेक्ट करंट डिस्क धारा। तो जो अल्टरनेट करंट में क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करती रहती है और डिस्क धारा में एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है। तो जो किरचॉफ का नियम है वो दोनों में ही लागू होता है, एसी में भी और डीसी में भी। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है। तो मानव के शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो कौन सा तत्व है, बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना 65%। कार्बन पाया जाता है 18% और हाइड्रोजन पाया जाता है 10%। नेक्स्ट है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड की स्टेट में अगर हमसे धातु पूछी जा रही है तो धातु कौन सी हो जाएगी, पारा मतलब मरकरी। और अगर हमसे अधातु पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन। तो ऑप्शन दोनों है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर मेटल है तो मरकरी और नॉन मेटल है तो ब्रोमीन। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे जो लाइट मेटल है वो कौन सा है, हमें ये बताना है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होती है, लिथियम, ऑप्शन सी, जिसका परमाणु क्रमांक दे ही रखा है 3। इससे भी हम इसीलिए, अगर हमें नहीं भी पता तो देखिए परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर दे रखा है, ऑस्मियम का 76 है, सोने का 79 है, चांदी का 47 है, लिथियम का 3 है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी सबसे हल्की धातु, लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3 हो गया और जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 6.941। और अगर हमसे सबसे भारी धातु पूछी जाएगी तो वो कौन सी होती है, ऑस्मियम। और सबसे आघात वर्णीय धातु मतलब जिसके इजीली तार और शीट इजीली बना सकते हैं वो होती है हमारी सोना। और सबसे अच्छी जो विद्युत की चालक आएगी, कंडक्टर आएगी, तो वो आ जाएगी चांदी। नेक्स्ट है निलंबन। सस्पेंशन में विलय के कणों का आकार कितना होता है। तो जो निलंबन होता है, एक तो होता है हमारा समांगी मिश्रण होमोजीनियस, एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। तो जो सस्पेंशन आता है वो किस में आता है, हेट्रोजीनियस में। विषमांगी मिश्रण में जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण जो है वो पूरे द्रव में फैले रहते हैं, मतलब वो पूरा घुल नहीं पाता, तो उसको बोलेंगे हम निलंबन। अब इसके जो विलय के कणों का आकार होता है वो कितना होता है, ये होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट जिसे हम H बोलते हैं, और ऊर्जा एनर्जी डेल ई, इसमें क्या संबंध होता है। तो इसमें क्या संबंध होता है हमारा, डेल ई इक्वल्स टू होता है H न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, तो डेल ई इक्वल्स टू हो जाएगी H न्यू। फ्रिक्वेंसी मतलब हिंदी में आवृत्ति और इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट है एस उपकोष, मतलब सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो फर्स्ट वाला उपकोष होता है हमारी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है, केवल 2। वो भी इस टाइप से, एक ऊपर की साइड होता है एक नीचे की, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये हो गया प्लस के लिए, ये हो गया माइनस के लिए। नेक्स्ट है 2p6 में उपस्थित प्रथम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। तो क्वांटम संख्याएं निकालने के लिए जरूर आ जाती हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, पहली क्वांटम संख्या जो होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, या बोल सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, n इक्वल्स टू, वो कैसे हम पता करते हैं, जो सबसे पहला नंबर लिखा होता है। तो n इक्वल्स टू हो गया हमारा 2, जो कि चारों में हमारा n इक्वल्स टू 2 हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, p उपकोष के, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या मतलब L। L कैसे निकलती है हमारी, 0 से लेकर n-1 तक। तो 0 n-1 कितना हो गया, 2 - 1 1, तो 0 और 1, तो हमारी ये हो जाएगी L की वैल्यू 0 और 1, ठीक है। तो ये 1 सब में दे रखी है, 1 के लिए दे रखा है। फिर नेक्स्ट है हमें, अगर हम 1 के लिए लें तो अब m इक्वल्स टू हम देखेंगे कि कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू कैसे देखते हैं कि ये जो p दे रखा है, जैसे s के लिए कैसे निकलती है 0, p के लिए होती है 1, d के लिए हो जाएगी 2, f के लिए हो जाएगी 3। तो हमें p दे रखा है तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 1। तो हमें ये सारी दे रखी है, और ये कितने होंगे इसमें, ये होगी हमारी नॉर्मली +1, और s का मान भी क्या हो जाएगा हमारा +½ क्योंकि 1 के लिए है इस वजह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू +1 हो जाएगी और s की वैल्यू +½ नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संयोजक बंध के द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। तो सह संयोजक बंध के द्वारा कौन से नहीं जुड़े हुए हैं ये बताने हैं हमें। तो एक तो दे रखा है N2H2, एक दे रखा है H2S, और एक दे रखा है HCl,
और एक दे रखा है हमें N2O। तो इनमें से जो सहसंयोजक बंध है वो N2O में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। उपसहसंयोजक मतलब ऐसे कि N डबल बॉन्ड होगा N और यहाँ पर होगा इस टाइप से O। जबकि ये जो हमारे HCl है तो इसमें तो H और Cl सिंपल पाया जाता है, ऐसे ही H2S में हो जाएगा, और ऐसे ही और भी हो जाएंगे सहसंयोजक बन के C2H2 HCl, तो हो ही गया H2S इस टाइप से, लेकिन इसमें से N2O नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्विक लवण डबल सॉल्ट है? तो डबल सॉल्ट इनमें से कौन सा है जिनमें दो सॉल्ट दे रखे होंगे? ये तो देखिए सिंपल एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। जो डबल सॉल्ट है वो होगी हमारी, ये है फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यह एक द्विक लवण है, यह दो सरल लवणों से के जलीय विलयन से मिलकर बना हुआ होता है, इसी वजह से इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लाल सिंदूर। ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि लाल सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? लाल सिंदूर का रासायनिक नाम होता है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? Pb3O4। तो ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? ये भी पूछ लेते हैं। बर्ड फ्लू का जो कारक है इनमें से वो आएगा H5N1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो पावर हाउस किसको कहते हैं जिसमें सारी एनर्जी रहती है, उस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह, मतलब जो लाल रक्त कोशिकाएं उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? उनकी मृत्यु जो होती है वो होती है, इनकी मृत्यु होती है यकृत में, या फिर यकृत न देने की जगह प्लीहा भी दे सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। तो इसमें स्प्लीन तो दिया नहीं है, तो ये कहाँ पर, ये प्लीहा होता ही यकृत में है, तो इसमें मेन पूछ लिया है कि ये लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह किसे कहते हैं? यकृत। और अगर ये पूछे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है? निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, और मृत्यु होती है प्लीहा या फिर यकृत में। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो कुछ को क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? 23। और अगर टोटल पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? 46। यहाँ पर क्योंकि जोड़े पूछे गए थे इसलिए 23 जोड़े। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हमें विटामिन से देखना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। विटामिन B1, तो विटामिन B1 का जो नाम है वो इसमें रेटिनोल दिया गया है, तो ये हमारा गलत है, थायमीन होता है। जबकि विटामिन B2 का बिल्कुल सही है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का हमें दिया गया नियासिन, ये भी गलत है। और विटामिन C का दिया है कैल्सीफेरॉल, जबकि ये क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा जो सही मैच है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। गेहूं से रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो गेहूं से जो रोटी बनती है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? ग्लूटिन। और एसिड पूछ लिया जाए तो ग्लूटोइक एसिड, इसीलिए वीट में जो है ग्लूटोइक एसिड होता है, पूछ लिया जाता है गेहूं में कौन सा होता है, और यही इसमें पदार्थ हो जाएगा ग्लूटिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो जो हम रात में सपने देते हैं तो कुछ सपने हमें याद रह जाते हैं, तो बहुतों को ऐसा होता है ज़्यादातर सपने याद ही रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। तो सपनों को याद रखने में जो है एक लिमिटेड टाइम तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन B6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? विटामिन को। और इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड जो रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। निम्नलिखित में से किसमें चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो हमें वसा से मिलती है, और वसा के बाद सेकंड नंबर पर आएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो इन सब में से ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप है, तो सबसे मेन जो पार्ट हो जाएगा भोजन का वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। मानव के बाल व नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन होता है? तो हमारे बालों में, हेयर में और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट में हमें रोग दिए गए और सेकंड सूची में कारण दिए गए। तो रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। तो ए का हमारा हो जाएगा 4,
अब अगर हमें ऑप्शंस पता है तो हम सारे कट कर देंगे डायरेक्ट, तो ऑप्शन हमें आंसर सी पता चल गया, लेकिन मैच करते हैं। रिकेट्स क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। तो हो गया हमारा 4 1 2 3 ऑप्शन सी। प्रोटीन का मुख्य तत्व है, प्रोटीन का मुख्य तत्व, प्रोटीन में मेन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो मेन होता है वो नाइट्रोजन होता है। वैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारे होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है मेन, क्योंकि इसमें एमिनो एसिड होते हैं ना, तो इसलिए मेन जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। तो इलायोप्लास्ट जो है वो क्या संग्रहित करते हैं, बसा, फैट को। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण से होता है, ये अभी पढ़ा था हमने, विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किस चीज़ पे किया जाता है, ये बताना है। फल तथा सब्जियों पे चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बनाने के लिए, उनकी पकने की गति तेज लाने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का जो उपयोग किया जाता है, उनका स्टोरेज जो, ताकि वो लंबे टाइम तक स्टोर रख सके, इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। भारी जल है, भारी जल क्या होता है, D2O, हैवी वाटर। ये क्या है ये बताना है, ये शीतलक है, मंदक है, या एक प्रकार की औषधि है, या फिर ईंधन है। तो इनमें से हमें बताना है कि जो भारी जल है वो क्या होगा। तो भारी जल है वो एक मंदक का काम करता है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक पाई जाने वाली है वो पता है हमें कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, जो कि 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। तो फर्स्ट पर नाइट्रोजन, सेकंड पर ऑक्सीजन। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। तो एक भारहीन गुब्बारा है, इसमें 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार कितना हो जाएगा। तो जो इसका जल में भार होगा, अब वो भारहीन गुब्बारा था, उसमें 200 ग्राम जल भरा गया है, तो जल में भार जो है वो इसका कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है अमल वर्षा किसके द्वारा, मतलब एसिड रेन किसके द्वारा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो जो एसिड रेन होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस, लाफिंग गैस किसको बोला जाता है, तो लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, इनमें से किसका यूज ये बताना है। विस्फोटक के रूप में ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ट्यूमर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, ट्यूमर के इसके लिए जो है आर्सेनिक 74 और कोबाल्ट 60 किसके लिए किया जाता है, कैंसर के लिए। तो कैंसर का तो पता ही है CO, कोबाल्ट 60, और ट्यूमर का आ जाएगा आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो है वो लीटर होता है। तो हमें बताना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति जो नॉर्मल हमारी यूज़ की जाती है, इंटरनेशनल पद्धति, तो उसके अकॉर्डिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो है लीटर होता है। बिल्कुल ठीक है कि आयतन का मात्रक लीटर होता है। पदार्थ कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, मतलब स्पेस होता है। पदार्थ कणों के बीच में गतिज ऊर्जा सक्रिय होती है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं आपस में एक जगह से दूसरी जगह, तो इनमें गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है। तापमान घटने से पदार्थ के घटक कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब तापमान कम होता है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ये हमारे चारों ही ठीक हो गए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अध्यापिका द्वारा विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में कक्षा 8 के बच्चों को यह दिखाया गया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले लकड़ी के टुकड़े तथा इसके समान द्रव्यमान वाले लोहे के टुकड़े को वायु से पानी में लाया गया और भार को मापा गया। तो इस संदर्भ में बच्चों से प्रश्न किया जिसका सही कथन है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही होगा। प्रत्येक भार 1 किलोग्राम ही होगा, या फिर
लोहे के टुकड़े का भार 1 किलोग्राम से कम और लकड़ी के टुकड़े का भार 1 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। प्रत्येक का भार 1 किलोग्राम से अधिक होगा, किंतु लोहे के टुकड़े का भार लकड़ी के टुकड़े के भार से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक का भार 1 किलोग्राम से अधिक होगा, किंतु लोहे के टुकड़े का भार लकड़ी के टुकड़े के भार से कम होगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक तो लकड़ी का टुकड़ा है और उसके समान द्रव्यमान वाला ही लोहे का टुकड़ा है। अब उसे वायु से पानी में लाया गया, तब उसका भार नापा गया है, तो हमारा आएगा कि प्रत्येक, क्योंकि उसमें पानी का भार भी ऐड हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम से तो अधिक होगा, लेकिन लकड़ी जो है वो पानी को जल्दी सोख लेगी, तो लोहे का जो टुकड़े का भार है वो लकड़ी के भार से कम होगा, तो लोहे का कम होगा और लकड़ी का ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का 1 किलोग्राम से ज़्यादा ही होगा। एक शिक्षिका ने कक्षा में बच्चों को यह बताया कि बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है कि बादलों वाली जो रात होती है वो स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। अब इसका जो सही कारण है वो क्या होगा, इसका कारण क्या होगा? बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण जो है वो रोकता है, या फिर बादल वातावरण को नम रखते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल दिन के समय सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं। बादल हवा में तैरते हैं, इसलिए गर्मी उत्पन्न नहीं करते। तो ये आएगा कि बादल जो होते हैं, क्लाउड्स, वो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। इसी वजह से बादलों वाली रात जो है वो ज़्यादा गर्म होती है। ऑप्शन ए। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि लाने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अपनानी नहीं चाहिए, ये बताना है। सरल तथा व्यवहारिक प्रयोगों के बारे में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कठिन कठिन डिजाइन बनवानी चाहिए। सरल मॉडलों का निर्माण करवाना चाहिए। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर सहज भाषा में चर्चा करानी चाहिए। लेकिन जो कठिन कठिन डिजाइन बनवानी चाहिए, ये भी किसी टाइप की गतिविधि नहीं है। धातु वे तत्व होते हैं, मेटल वे होते हैं जिनमें जो धातु तथा ऊष्मा के कुचालक होने का गुण रखते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? सुचालक। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि ये क्या बनाते हैं? धनायन। हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़े का होने का गुण रखते हैं, हथौड़े से पीटने पर ये शीट में चेंज हो जाते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यही होगा ऑप्शन सी। ये तो तीनों थे, ये थे नॉन मेटल के। एक शिक्षक कक्षा 6 के बच्चों को बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसकी संकल्पना समझाने के लिए निम्न गतिविधियों का सहारा लिया गया। ये बताया कि बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब बच्चों को गूंथे हुए मिट्टी देकर आटों से गोलियां व बेलन बनवाना सिखाया और एल्यूमिनियम के तार को मोड़कर कोई भी आकार देना सिखाया। संकल्पनाओं को विभिन्न उदाहरणों के अकॉर्डिंग समझाया। चलचित्रों का सहारा लिया। अब वो क्यों लिया? क्योंकि शिक्षिका को इस तरह पढ़ाना अच्छा लगता है। शिक्षिका अपना ज्ञान सिद्ध करना चाहती है या बच्चे को पढ़ाई के माध्यम से खेल में उलझाए रखना चाहती है, या बच्चे को व्यवहारिक रूप से बल की संकल्पना को बताना चाहती है। तो ये आएगा कि वो व्यवहारिक रूप से बल की संकल्पना को बताना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक है मतलब जिनमें ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, उसको बोलते हैं बुरा ऊष्मा परिचालक। इनमें से कौन सा है? एल्यूमिनियम Al, तांबा कॉपर Cu, शीशा लेड Pb, या फिर चांदी Ag। तो इनमें से जो ऊष्मा का बुरा परिचालक है वो कौन सा आ जाएगा? लेड, शीशा। और कांच, लकड़ी, वायु, रबड़, ये सब भी इसी में ही आएंगे। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे जो है कैसी होती है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, वैद्युत अनुचुंबकीय या यांत्रिक गोलीय। तो जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों को कैसा माना गया है? यांत्रिक अनुदैर्ध्य। ऑप्शन ए। यदि किसी वस्तु का भार दे रखा है, वेट W 98 न्यूटन है और गुरुत्व जनित त्वरण जो त्वरण है G वो 9.80 न्यूटन पर किलोग्राम है, तो द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? W = mg। तो m = हो जाएगा W/G 98/9.8। यहाँ से पॉइंट हटाया 0, तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 kg उसका मास होगा। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य कोण है? तो ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। आवेग मतलब इम्पल्स का विमीय सूत्र क्या होता है, ये बताना है हमें। तो इम्पल्स का क्या होगा?
इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू टी। अब हमें बल की देखनी होगी, बल की क्या होती है हमारी mL/t-2 इंटू टी टाइम की, तो कितनी हो जाएगी mL/t-1। तो ये विमा जो है ये पूछ ली जाती है, हमें अगर फॉर्मूला होगा तो हम इजीली इसको निकाल देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए mL/t-1। और ये mL/t-2 हो गई फोर्स की। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग, तो u हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड तथा एक समान मंदन से, मंदन है तो a जो है वो हमारा कैसा होगा, माइनस में, और t दे रखा है, t 5 सेकंड तक चलकर विराम अवस्था में आ जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 हो जाती है। तो इन 5 सेकंडों में चली गई दूरी, तो हमारा दूरी का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन हमें a नहीं दिया गया, तो पहले हमें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से a निकालना होगा। तो a जो है वो हमारा नेगेटिव में तो वैसे भी आएगा, मंदन दे रखा है क्योंकि v 0 है, तो u कितना है हमारा, u इक्वल्स टू आ जाएगा -80, तो 20/5 इक्वल्स टू -20/5 इक्वल्स टू आ जाएगा a, मतलब -4 तो हमारा आ गया a। अब s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो s इक्वल्स टू यू टी, तो 20 इंटू 5 प्लस हाफ, a कितना है हमारा -4 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 25 सा 100 माइनस 25 2 सा 50, तो कितना हो गया 50 मीटर। तो पूरा जो चली गई दूरी है 5 सेकंड में वो हो जाएगी 50 मीटर। तने हुए तार में ऊर्जा बराबर, तने हुए तार में ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो तने हुए तार में जो ऊर्जा होती है वो होती है हाफ इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी विलयन का तापमान बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी किसी सॉल्यूशन का तापमान बढ़ाते हैं तो जो उसकी विलेयता है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, वो हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं या परमाणुओं के गर्म होने पर जो उनकी आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ेगी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कि वो जल्दी सॉल्युबल होने लगते हैं। कोलाइड विलयन में विलय के कणों का आकार, जैसे अभी हमने करा था निलंबन का, तो ऐसी कोलाइड विलयन का, तो कोलाइड भी एक हेट्रोजीनियस विषमांगी विलयन होता है। इसमें विलय कणों का जो आकार होता है वो वास्तविक ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन जो निलंबन था सस्पेंशन उससे छोटा होता है, मतलब ट्रू के बीच में होता है कोलाइडियल और फिर होता है सस्पेंशन TCS। तो इसका आकार होता है 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर। नेक्स्ट है पायस, एक कैसा कोलाइड है, तो पायस क्या होता है, वो द्रव में द्रव, लिक्विड में लिक्विड का कोलाइड विलयन होता है, जैसे कि मिल्क। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो परमाणु में जब भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने क्या फॉर्मूला याद रखना है, 2n स्क्वायर। अब जो सी भी कक्षा पूछेंगे तो n की जगह वही वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू n की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 8, ऑप्शन बी। जल के एक अणु H2O में कौन सा बंध पाया जाता है। तो H2O में नॉर्मली पूछ लेते हैं, H2O में कौन सा बंध पाया जाता है, हमेशा सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का अधिकतम भार नेक्स्ट है हमारे शरीर का अधिकतम भार है, जो हमारे बॉडी का मैक्सिमम वेट है वो किससे बना हुआ होता है। हमारा जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है वाटर। किसी बच्ची की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए अंगुली छाप मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट वाला, या गुणसूत्र गणना, या डीएनए की परिमाणात्मक विश्लेषण। तो पैतृकता स्थापित करने के लिए किस तकनीक को यूज में लाया जाता है, डीएनए अंगुली छाप। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है कि लाल रंग होता है, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, जैसे पहले पूछा गया था कि कहाँ पर उनका खत्म होती है, अब पूछा गया है कि कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है अस्थि मज्जा में और खत्म होती है यकृत में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वो कौन सी है, स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी पूछेंगे तो आएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सूची फर्स्ट को इसमें सेकंड से मैच करना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, हड्डियों में हमेशा कैल्शियम फॉस्फेट, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। सिरका में उपस्थित अम्ल,
विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, बी का हो जाएगा हमारा 3। दूध का खट्टा होना, खट्टे दूध या फिर दही दोनों में ही लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सी का हो जाएगा 1। फलों का पकना, फलों को पकने में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, एथिलीन। तो 4 3 1 2 है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वृक्क से, किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है, कि मतलब कितना मूत्र निकलेगा इसकी मात्रा को जो कंट्रोल करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, ADH। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है, खटमल भी है, मच्छर भी है, घरेलू मक्खी भी है, लेकिन मकड़ी नहीं है। सूची फर्स्ट को इसमें भी सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में हमें दिए गए हैं, तो फर्स्ट है एनसीफेलाइट्स। एनसीफेलाइट्स का मैच किससे होगा, मस्तिष्क से, ब्रेन से। फाइलेरिया, फाइलेरिया का आएगा लसीका पर्व। नेक्स्ट है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया या फिर WBC कहते हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, अस्थि मज्जा में। मलेरिया का आएगा रक्त कोशिकाएं। तो हमारा हो गया 2 3 4 1 ऑप्शन डी। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, इम्यूनिटी पावर का जो विकास करता है प्रतिरोधक क्षमता का, वो करता है एंटीबॉडी। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, तो एनवायरमेंटल को देखते हुए किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, DDT। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, इनमें से हेपेटाइटिस। एक वर्णांध कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उसके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की समस्या है, संभावना है। मतलब वो जो लड़का है उसको तो कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है और जो लड़की है वो नॉर्मल है, तो बताना है कि कितने % बच्चे में कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होने के चांस है। तो ये आ जाएगा 50%, क्योंकि 50% तो वो सही भी हो सकता है और 50% उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वारा, ऑप्शन ए। पेशी थकान के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है, तो जब हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं तो उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लौंग में मतलब क्लोव जो होता है उसमें पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्न में से कौन सा है, तो लौंग में पाया जाने वाला तेल होता है यूजिनॉल। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो कार्बन का जो अपर रूप है इनमें से हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरेंस भी है, लेकिन जो ऑक्सो कार्बन है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। लाल स्याही बनाई जाती है, जो रेड कलर की इंक है वो बनाई जाती है ईओसिन से। कौन सा जैव निम्नीकरण है, मतलब बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा है, तो प्लास्टिक भी नहीं है, पॉलीथीन भी नहीं है, ना ही मरकरी है, तो इनमें से आ जाएगी रबड़। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो हीरा में तो होता ही है कि उसका अपर रूप है, ग्रेफाइट भी उसका अपर रूप है, कोयले में भी होता है, लेकिन बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं पाया जाता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे को फूलने का कारण क्या है, तो रेनी सीजन में जो लकड़ी के दरवाजे हैं वो फूल जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न होगा अंतः शोषण, मतलब इंटरनल एब्जॉर्प्शन। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक कौन सा है, तो स्वचालित जो वाहन होते हैं उनका जो अविषाणु धातु प्रदूषक है इनमें से वो है लेड, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, और साइन इसका हो जाएगा Pb। कॉपर का हो जाएगा Cu, कैडमियम का Cd और मरकरी का Hg। भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज बतानी है हमें कितनी होगी, तो ये हम निकालेंगे। H2O का टोटल भार कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 + 2 18 है, तो परसेंटेज निकाल देंगे हम इसमें सिंपली 2/18 गुणा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा आएगा 11.11%। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो ट्राई नाइट्रोटोलोइन TNT ये भी है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG भी है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइमीन ये भी है, लेकिन जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ये एक विस्फोटक नहीं है।
नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति होती है गंधहीन, मतलब उसमें कोई भी ऑडर या स्मेल नहीं होती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। एक आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि जो ब्लू कलर का प्रकीर्णन होता है सबसे ज़्यादा होता है, कि जो स्कैटर होता है वो नीला, ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग क्या कहा जाता है। अगर आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया। तो प्लांट्स में भी लाइफ होती है, इसका शोध किया था J.C. बोस, जगदीश चंद्र बोस ने। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं। हेरिडिटी के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। एड्स बीमारी फैलती है, एड्स फैलती है वायरस से, जिसका नाम क्या होता है HIV वायरस। मधुमेह रोग से संबंधित है। डायबिटीज किससे रिलेटेड है। डायबिटीज रिलेटेड होती है इंसुलिन से। ये भी दो टाइप की होती है, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बच्चों में ज़्यादा होती है जिसमें 0 इंसुलिन होता है, और टाइप 2 होती है जिसमें इंसुलिन की मात्रा 0 नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। नेक्स्ट है बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बीज के अंकुरण के लिए उचित ताप होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, वायु और जल, लेकिन जो प्रकाश है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है साल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किससे सुरक्षा पाने के लिए होता है। साल्क वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है पोलियो से सुरक्षा पाने के लिए। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध करने का, फिल्टर करने का जो वर्क होता है वो होता है गुर्दा, किडनी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट दे रखा है मैसोन की खोज। मैसोन की खोज बिल्कुल सही है, हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज भी सही है, CD एंडरसन और UF हैंस ने की थी। सूर्य तथा तारों में उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ऊर्जा का सिद्धांत, ये भी ठीक है, लेकिन जो है परा यूरेनियम, ये इसका मैच नहीं है एनारिको फर्मी संश्लेषण तत्वों का। नेक्स्ट है प्याज किसका रूपांतरित रूप है। तो जो प्लांट होते हैं उसके अलग अलग पार्ट खाने में काम लिए जाते हैं, जड़ भी, तना भी, पत्ती भी, पुष्प भी। तो लेकिन जो प्याज है वो किसका रूपांतरित रूप होता है। तने का। तने में और आ जाएंगे आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, ये सब। और पत्तियों में आ जाएंगे धनिया, पुदीना, पालक, ये सारी चीज़ें। और जड़ में आ जाएंगी गाजर, मूली, सलजम। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।